जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी, जो स्त्री के नाम पर प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी प्रकार का हो, चाहे कोई सामान क्यों ना हो, चाहे वो मायके से दिया गया हो उसके नाम पर, ससुराल से दिया गया हो, किसी रिश्तेदार द्वारा दिया गया हो, या फिर किसी प्रकार का ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, कुछ भी है, उस पर किसका हक है, उस पर किसका अधिकार है और बाद में कौन उसका उत्तराधिकारी हो सकता है, ये सारी जानकारी दूंगा विस्तार से। इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, ना के बराबर जानकारी है। लोगों में तरह तरह के वहम है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। आज मैं सारी बातों को क्लियर करूंगा कि स्त्री के नाम पर, महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, कोई सामान है, चाहे वो दहेज में ही मिला हुआ हो, किसका सीधा सीधा अधिकार है, वो सारी जानकारी लीजिए आप मुझसे। आज पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे लाइक का बटन है, दबा के लाइक कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता हूँ। जो आप सवाल करते हैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर सवाल करेंगे, फिर वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स से सवाल करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आपको बता दूं कि महिलाओं के नाम की प्रॉपर्टी पर किसका हक, किसका अधिकार है। प्रॉपर्टी जो होता है बहुत तरह का होता है। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि ज़मीन ही हो, मकान ही हो, कोई संपत्ति ही हो। प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है पहले ये जान लीजिए। महिलाओं का प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है वो जान लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे शादी जब होता है, किसी भी महिला की शादी जब होता है, लड़की की शादी होता है, तो शादी होता है तो उसमें जो उसको गिफ्ट में सामान मिलता है, जेवर मिलता है, बहुत सारा सामान मिलता है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी मिलता है, तो बहुत सारा चीज़ मिलता है, कैश भी मिलता है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि जो उसके मायके से शादी में मिलता है, जैसे जेवर हो गया, चाहे वो ससुराल वाला दिया हो या मायके वाला दिया हो, दोनों तरफ से मिलता है उसको जेवर। सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको मिलता है। और इसी प्रकार से सामान मिलता है, जैसे फर्नीचर का सामान हो, बेड हो, कुछ भी हो। तो इस पर किसका हक है ये अभी क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आज मैं बता देता हूँ कि इस पर पूरा का पूरा उस स्त्री का हक है, उस महिला का हक, उस लड़की का हक है जिसे वो प्रॉपर्टी मिला है। मतलब कि फर्नीचर का सामान मिला है, चाहे जेवर मिला है शादी में, चाहे रिश्तेदार द्वारा उसे गिफ्ट भी मिला है, उस पर उसी का हक है। उस पर ना तो उसका पति दावा कर सकता है, ना उसका सास ससुर दावा कर सकता है, ना ही कोई अन्य लोग दावा कर सकता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब ससुराल में सामान मिलता है मायके की तरफ से और लेकर शादी में आती है, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या फिर किसी प्रकार का बेड हो, या फिर जेवर हो, उस पर सभी लोग हक जताने लगते हैं, बोलते हैं ये तो हमारा हुआ, हमें मिल गया, हम इसका जो भी करें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो स्त्री को मिलता है, वो सिर्फ लड़की को मिलता है, वो सिर्फ उस महिला को मिलता है। भले ही उसका यूज पूरे घर वाला कर रहा है, लेकिन जब अलगाव की स्थिति होती है, तलाक की स्थिति होती है, तो सारा सामान उसे लौटाना पड़ेगा, उसे उस लड़की को वापस देना पड़ेगा अगर उससे मांगा जाए तो। या फिर जेवर हो, गहना हो, चाहे वो ससुराल वाला दिया हो या फिर मायके वाला दिया हो, तो ये स्त्री धन कहलाता है। ये सब पर स्त्री का हक है, उस महिला का हक है। अक्सर आप देखते होंगे कि समाज में, सामाजिक रीति रिवाज में इसे दहेज कहते हैं। जो लड़का वाला को मिलता है, लड़की वाला की तरफ से, लड़की वाले की तरफ से जो लड़का वाला को मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का चीज़ हो, उसे दहेज बोलते हैं। फर्नीचर का सामान हो, जेवर हो, कुछ भी हो, पैसा हो, कैश हो, उसे दहेज बोलते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कानूनी रूप से दहेज किसे कहते हैं। दहेज का भी एक अलग डिफाइन किया गया है, वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ। दहेज हम उसे कहते हैं जो मांगा जाता है, जो मांगा जाता है उसे दहेज कहा जाता है, जो गैर कानूनी है। डाउरी प्रोविजन एक्ट के तहत, अगर इसमें क्लियर किया गया है, डाउरी प्रोविजन एक्ट के तहत क्लियर किया गया है इस एक्ट में कि जो मांगा जाता है लड़के पक्ष के द्वारा से, अगर प्रेशर करके, दबाव करके मांगा जाता है, उसे दहेज कहते हैं। लेकिन लड़की वाला स्वेच्छा से अगर दे रहा है, चाहे वो करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी अपनी लड़की के नाम से या फिर अपने दामाद के नाम से क्यों ना दे दे, वो दहेज नहीं कहलाता है। स्वेच्छा से अगर दे रहे हैं, स्वेच्छा से दे रहे हैं तो दहेज नहीं कहलाता है। लेकिन अक्सर गाँव में प्रेशर करके तो मांगा जाता है, प्रेशर करके मांगा जाता है, बोला जाता है कि ये चीज़ देना है आपको, लड़का को गाड़ी देना है, जेवर देना है, ये देना है, वो देना है, बहुत सारे चीज़ मांगते हैं, फर्नीचर का सामान मांगते हैं, कैश मांगते हैं, लेकिन उसे दहेज का नाम नहीं दिया जाता है। वहाँ पर चूंकि दोनों के स्वेच्छा से हो रहा है, ये मांग रहा है, ये दे भी रहा है, लेकिन लोगों को क्लियर नहीं किया जाता है कि प्रेशर करके लिया जा रहा है या फिर दहेज के नाम पर लिया जा रहा है, इसीलिए उसे गिफ्ट माना जाता है। कोर्ट में हमेशा ही उसे गिफ्ट साबित करने की कोशिश की जाती है। अगर अलगाव की स्थिति होती है, तलाक का केस चलता है, किसी प्रकार का घरेलू हिंसा का केस चलता है, तो जब वहाँ पे ये बात उठती है दहेज की कि मैंने दहेज दिया था अपने लड़की को, तो दहेज लेना देना दोनों अपराध है। वहाँ पर तो दोनों अपराधी होंगे, दोनों दोषी होंगे। इसीलिए वहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने दहेज दिया था, उन्होंने मांगा था, आपने दिया ही क्यों। तो
वहाँ पे ये कहा जाता है कि मैंने इतना इतना का गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट का नाम देंगे तो समान वापसी की गारंटी होती है, समान वापसी भी हो जाती है, क्योंकि वो लड़की के नाम से होता है, उस पर लड़की का अधिकार होता है। तो आप समझ गए कि जो स्वेच्छा से दिया जाता है उसे दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल डाउरी प्रोविजन एक्ट में क्लियर किया हुआ है। और जो मांगा जाता है कि ये आपको देना ही होगा, कार देना ही होगा, बाइक देना ही होगा, तो वो दहेज कहलाता है। लेकिन लोग किसी को कहते नहीं और स्वेच्छा से देते हैं, वो मांगता है लेकिन स्वेच्छा से देते हैं, तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। दहेज कहते हैं लेकिन वो दहेज की श्रेणी में उसे नहीं रख सकते, क्योंकि वो मांग रहा है, आप दे रहे हैं। जब अपराध है तो देने वाला भी अपराधी है। अब एक बात और जान लीजिए कि जो मिलता है लड़की को, मायके ससुराल कहीं से भी मिलता है, तो अक्सर आपको करना यह है कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लड़की का स्त्री धन वही माना जाता है, महिलाओं को जो मिलता है स्त्री धन वही माना जाता है। जैसे जेवर आपने दिया, गाड़ी दिया, या फिर कुछ भी दिया, फर्नीचर का सामान दिया, तो अक्सर देखते हैं कि जब लड़की वाला लड़का वाला को देता है तो उसका लिस्ट उसे थमा दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, आप लड़की को जो भी सामान देते हैं, शादी में हो या फिर शादी के बाद ही क्यों ना हो, तो जो सामान देते हैं वो उसका बिलिंग लड़की के नाम से करें। चाहे वो फर्नीचर आप दे रहे हो शादी में, चाहे या फिर आप जेवर दे रहे हो, या फिर किसी प्रकार का सामान दे रहे हो, किसी प्रकार का गिफ्ट दे रहे हो, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो वो लड़की के नाम से उसका बिलिंग कराए। इससे होता क्या है कि उसका मालिक लड़की ही होता है, कभी भी लड़की ही होती है, उस पर दावेदारी लड़की का ही रहता है। उसमें न उसका पति कभी दावा कर सकता है, न सास ससुर दावा कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उसके घर का वो सामान रहेगा, लेकिन उसका मालिक आपकी लड़की ही रहेगी जिसको वो गिफ्ट मिला हुआ रहता है। इसे हम स्त्री धन कहते हैं। और उस सामान पर उस प्रॉपर्टी पर अगर कोई दावा करता है, चाहे उसका सास ससुर हो, चाहे उसका ननद हो, चाहे उसका पति हो, अगर जबरदस्ती दावा करता है तो आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 406 के तहत वो अपराधी है। इसे अपराध माना गया है कि स्त्री धन जो उसको गिफ्ट में काहे नहीं, चाहे उसकी सहेली दिया हो, दोस्त दिया हो, रिश्तेदार दिया हो, उसके मायके वाला दिया हो, अगर उस पर उसका पति भी दावा करता है, जबरदस्ती उसका सास ससुर दावा करता है, तो वो अपराध है, कानूनन अपराध है आईपीसी की धारा 406 के तहत। इस पर हालांकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कई अलग अलग फैसला दे चुके हैं, अपने अपने हिसाब से कई अलग अलग फैसले दे चुके हैं, क्योंकि कानून में बहुत तरह की चीज़ें हैं लेकिन लोग क्लियर करके नहीं चलते हैं। यहाँ तो कोर्ट में तो लिखित हर चीज़ माना जाता है। मैंने आपको बताया कि आप कुछ दे रहे हैं तो सारा बिलिंग लड़की के नाम से कराएं। अक्सर होता क्या है कि लोग शादी में सामान देते हैं तो उसके ससुर के नाम से या फिर उसके पति के नाम से बिल कराते हैं, या फिर खुद के नाम से कराते हैं। जो अपनी बेटी को देते हैं वो खुद के नाम से कराते हैं। ऐसा ना करें, कभी भी कोई सामान दे रहे हैं अपने लड़की को तो लड़की के नाम से ही बिलिंग कराए। सामान का जो भी खरीदने जा रहे हैं तो उसका बिल लड़की के नाम से बनवाए। कोई भी सामान दे रहे हैं, फर्नीचर हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसके नाम से बिलिंग कराने से ये होता है कि भविष्य में कुछ ऐसा स्थिति आती है तो अपने संपत्ति पे, अपने जेवर पे, अपने जो सामान मिला हुआ है उस पर दावा कर सकती है। अब ये तो रही सामान की बात है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पर। तो ये प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं तो प्रॉपर्टी में आपको बता दूं कि औरतों के नाम पर संपत्ति, अब औरत के नाम पे जो संपत्ति है, लड़की के नाम पर संपत्ति अब बता रहा हूँ जमीन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। तो चाहे उसका पिता ने दिया हो उसके नाम से खरीद के, चाहे उसका पति ने खरीदा हो उसके नाम पर, चाहे सास ससुर ने उसके नाम पर खरीदा हो, उसके नाम से अगर रजिस्ट्री हो जाता है, उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो उस पर किसका अधिकार है ये जानना चाहेंगे आप। तो आपको सीधा सीधा बता दूं कि उस प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं। जब तक वो महिला जीवित है उसी का अधिकार होता है, उस प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं होता है। हाँ, उसके जीवित न रहने पर, जब वो ना रहेगी तो उत्तराधिकारी कौन होगा ये सवाल उठता है। तो उसका उत्तराधिकारी उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे जो हैं वो उसका उत्तराधिकारी होंगे। हाँ, उसका एक हिस्सा पर उसका पति दावा कर सकता है लेकिन उसका उत्तराधिकारी बच्चे ही होते हैं। अब एक केस बता रहा हूँ आपको, एक मध्य प्रदेश का मामला है। एक महिला थी जिसका कोई बच्चा भी नहीं था, उसका बच्चा भी नहीं था, लेकिन उसके पति ने उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रखा था, तो उसका बच्चा भी नहीं था। अब हुआ यूँ कि उस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला की मृत्यु हो गई तो हुआ क्या कि उस महिला की जो भतीजा था, भतीजा जानते हैं, महिला के भाई का बेटा, तो उसने कोर्ट में दावा कर दिया उस प्रॉपर्टी पर कि मेरी फुआ, मेरी बुआ के नाम पे प्रॉपर्टी, उस पर दावेदारी कर दिया उसने। तो उससे हुआ क्या कि उसके पक्ष में फैसला आ गया। फिर वो मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी उसके पक्ष में फैसला आ गया। उसके बाद उस महिला के पति ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ पे बाजी ही पलट गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में उस महिला के पति के पक्ष में फैसला आया। उस महिला के पति के पक्ष में फैसला आया कि ये प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी इसका पति होगा। यहाँ तक कि वो महिला शिक्षिका थी, टीचर थे, तो उसे पेंशन मिलता था। यहाँ तक कि पेंशन का अधिकार भी, पेंशन का उत्तराधिकारी भी उसके पति को बना दिया गया कि सारा चीज़ उसके पति को मिलेगा। क्यों, ये जान लीजिए। इसका वजह था, वजह यह था कि महिला ने जो अपने भतीजे के नाम से वसीयत कर रखी थी, जो वसीयत की थी, बिल बनाई थी,
वो महिला उस स्थिति में बनाई थी कि महिला ना हाथ हिला सकती थी, ना पैर हिला सकती थी। उसका लास्ट में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब था, ज़्यादा तबीयत खराब था, लगभग 1 सालों से, जिसका रिपोर्ट उसके पति के पास था, सारा कागजात उसके पति के पास था डॉक्टर। उसका पता था कि ये न बोल सकती है, न सुन सकती है, न कुछ समझ सकती है, न हाथ पैर हिला सकती है। तो उस स्थिति में वसीयत कैसे बना सकती है, बिल कैसे बना सकती है? इसको कोर्ट ने माना कि उससे ज़बरदस्ती फर्जीवाड़ा करके बनवाया गया है, उसे कुछ पता ही नहीं था। अंगूठा ले लिया गया है, साइन ले लिया गया है और बिल तैयार कर लिया गया है। तो उस बिल को उसने रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सीधा सीधा आते हैं टॉपिक पर कि महिला के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, तो अगर वो जीते जी होशो हवास में, जब होशो हवास में रहती है जीते जी, तो वो किसी के नाम से बिल कर देती है, वसीयत कर देती है, अपने भतीजा के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने माँ के नाम से, मायके वाले के किसी के नाम से कर देती है। तो फिर उस प्रॉपर्टी पर उसका पति दावा नहीं कर सकता है कभी भी। उसके मरने के बाद वो सीधा जिसके नाम पर बिल है, जिसके नाम पे वसीयत है, उसके नाम पर चला जाएगा। तो ये समझ लीजिए बात। लेकिन अगर वो वसीयत करके नहीं जाती है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है, वो वसीयत करके नहीं जाती है, बिल बना के नहीं जाती है, तो फिर उसके डेथ के बाद, उसके मरने के बाद सीधा सीधा उसका उत्तराधिकारी पति हो जाता है। बच्चे नहीं है तो, अगर बच्चे हैं तो बच्चे उसका उत्तराधिकारी होंगे, एक हिस्सा का उत्तराधिकारी उसका पति भी होगा। तो इस मामले में जो केस मैंने बताया, इस मामले में महिला ने वसीयत भी कर रखी थी, अपने भतीजे के नाम से, लेकिन फिर भी उसको इसलिए नहीं मिला कि होशो हवास में वसीयत नहीं बनाया गया था। वसीयत कब बनाया गया था? जब महिला काफ़ी बीमार थी, काफ़ी उसका तबीयत खराब था, उसे कैंसर था, कुछ दिनों बाद महिला की मृत्यु हो गई थी। तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया, प्रॉपर्टी के बारे में भी क्लियर कर दिया कि चाहे वो मायके से मिला हो, चाहे ससुराल से मिला हो, चाहे रिश्तेदार से मिला हो, उसके नाम से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उसको मिला हुआ, गिफ्ट में मिला हुआ, चाहे किसी ने पैसे से उसके नाम से रजिस्ट्री कराया हो, चाहे खुद महिला ने कमा के खरीदा हो, तो उसका उत्तराधिकारी उसका पति होगा। अगर बच्चा नहीं है तो, अगर बच्चा है तो बच्चा और पति दोनों होगा। पहला उत्तराधिकारी बच्चा ही होगा, एक हिस्से का उत्तराधिकारी उसका पति होगा। तो दोस्तों, मैं कोशिश किया हूं कि स्त्री धन के बारे में पूरा क्लियर करने का, सामान से लेके यहाँ तक कि गहना जेवर, सामान, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, हर चीज़ का बारे में बताया कि किस पर किसका हक है, किस तरह से मतलब कि कौन दावा कर सकता है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास किया हूँ। हालांकि चाहता तो ये वीडियो बहुत लंबा होता और बहुत सारी बातें बच भी गया, बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इस वीडियो को बड़ा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, लोग देख नहीं पाते हैं, इतना छोटा वीडियो ही नहीं देख पाते हैं। तो और बड़ा करूंगा तो और भी नहीं देख पाएंगे लोग। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं बता पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी बातें का जवाब दूं। अगर मैं जवाब किसी कारण से नहीं दे पाता हूं तो कमेंट में जरूर पढ़ता हूं, उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से जो छूट गया है उस चीज़ों को फिर से वीडियो बना दूंगा एक नए वीडियो में। लेकिन आप कमेंट जरूर करें। अगर इसके अलावा दूसरे मुद्दे पर भी कोई सवाल है जिस पर वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, आप यहीं के टॉपिक पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।